हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, हमारे यूनिवर्स में जो कुछ भी हमें नज़र आता है वो यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। और ये 5% इसमें सभी प्लैनेट्स, स्टार्स, इवन गैलेक्सीज, हर तरह का रेडिएशन, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सब कुछ बस सिर्फ इस 5% में। फ्रेंड्स, बाकी का यूनिवर्स कहाँ है? वो हमें नज़र क्यों नहीं आता? वो नज़र हमें इसलिए नहीं आता क्योंकि बाकी का यूनिवर्स डार्क है। डार्क का मतलब वो हमारे रेगुलर मैटर से किसी भी तरह से इंटरेक्ट नहीं करता। यूनिवर्स के फ्रेंड्स दो कंपोनेंट हैं, एक डार्क मैटर और एक डार्क एनर्जी अदर देन आवर रेगुलर मैटर। फ्रेंड्स, पिछले 70 सालों की डार्क मैटर या डार्क एनर्जी की मिली जुली खोज को लेकर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ खास हाथ नहीं लगा है। बस इतना कहा जा सकता है कि डार्क मैटर यूनिवर्स के ऑलमोस्ट 25% और डार्क एनर्जी यूनिवर्स का ऑलमोस्ट 70%। फ्रेंड्स, कई बार तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या हो उस 25% डार्क मैटर जो कि हमारे रेगुलर मैटर का 5 गुना है, उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर आपस में इंटरेक्ट करता हो तो मीन्स जस्ट इमेजिन वहां पर अपने आप में पूरी तरह से एक डार्क यूनिवर्स होगा, डार्क स्टार्स होंगे, डार्क गैलेक्सीज होंगी, माइट भी डार्क प्लैनेट्स भी हों, और हो सकता है वहां पर किसी तरह की कोई डार्क लाइफ भी हो। फ्रेंड्स, अपनी इमेजिनेशन को तो आप कितना भी दौड़ा लो, लेकिन क्या हम कभी सच में इस बात को पता लगा सकते हैं? कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फ्रेंड्स एक काफ़ी इंटरेस्टिंग खोज हुई है। सन 2016 में एक सैटेलाइट गैलेक्सी डिस्कवर की गई थी जिसका नाम क्रेटर 2 है। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के चारों तरफ कई सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं। आई थिंक अगर मैं गलती नहीं करता तो शायद 50 के आसपास है। खैर, जो भी हो, तो ये साथ में एक साथ यूनिवर्स में विचरण कर रही है बेचारी। लेकिन क्रेटर टू जो सैटेलाइट गैलेक्सी है, ये लार्ज और स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड के बाद सेजिटेरियस गैलेक्सी और लगा लो उसके साथ चौथे नंबर की सबसे बड़ी गैलेक्सी है। हालांकि गैलेक्सी बहुत ज़्यादा डिम है, पुराने तारे हैं, 6,500 के 7,000 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स का इसका स्प्रेड है टोटल। लेकिन अगर इस गैलेक्सी को हम नेकेड आई से देख सकते तो धरती से देखने पर ये चंद्रमा से ऑलमोस्ट, मतलब फुल मून से ऑलमोस्ट डबल आकार की नजर आती। खैर फ्रेंड्स, सारा जो इंटरेस्ट आज डार्क मैटर को लेकर क्रिएट किया है वो इस क्रेटर 2 ने ही किया है। अभी शायद पिछले हफ्ते ही एक कोई पेपर पब्लिश हुआ है डार्क मैटर को लेकर, उसी को देख करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, क्रेटर 2 को लेकर एक क्यूरियोसिटी थी साइंटिस्ट में कि आखिर ये अपना इतना बड़ा साइज कैसे बनाए हुए है मिल्की वे के इतने नजदीक होने के बाद। हमें कम से कम ये पता है कि क्रेटर 2 गैलेक्सी पर हमारी गैलेक्सी टाइडल फोर्सेस लगाती है, जिससे ये थोड़ा एलोंगेट हो जाती है। अगर टाइडल फोर्सेस के बारे में वर्ड थोड़ा अलग लगे तो इसे समझने के लिए सिर्फ टाइडल फोर्सेस को जो पृथ्वी पर पड़ती है उसी से ही समझ लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, और पृथ्वी की सतह पर पानी भी है। तो जहां जहां से चंद्रमा ऊपर से निकलता है तो उसके नीचे जहां भी समुद्र है वो पानी थोड़ा सा ऊपर को उठ जाता है, तो वो टाइडल फोर्स की वजह से पानी थोड़ा ऊपर उठता है। ठीक इसी तरह से जैसे कोई सैटेलाइट गैलेक्सी मिल्की वे के अराउंड अबाउट है और वो वहां घूम रही है, तो जस्ट इमेजिन, मेरे पास एनिमेशन नहीं है उस बात को शो करने के लिए क्योंकि लेटेस्ट डिस्कवरी है तो इस तरह के एनिमेशन बने भी नहीं है। जैसे जैसे वो गैलेक्सी घूमेगी, रोटेट करेगी मिल्की वे की तरफ से, जहां मिल्की वे उसके नजदीक होगा तो उस तरफ उसका रेगुलर मैटर, इनफैक्ट डार्क मैटर, जो भी मैटर जो ग्रेविटी से पुल किया जा सकता अपनी तरफ, वो थोड़ा सा उधर से खींचना चाहिए। इनफैक्ट कई बार तो गैलेक्सी जितना कम डिस्टेंस क्रेटर 2 और मिल्की वे का है, आई थिंक 3,80,000 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है। तो काफ़ी मैटर तो मिल्की वे को क्रेटर 2 का अपनी तरफ ही खींच लेना चाहिए था, और सैटेलाइट गैलेक्सी की यानी क्रेटर 2 गैलेक्सी की डेंसिटी को कम हो जाना चाहिए था। लेकिन रिसेंट स्टडी से ये पता लगा है कि क्रेटर 2 के डार्क मैटर डेंसिटी और इवन रेगुलर मैटर डेंसिटी को समझने के लिए टाइडल फोर्स इंटरेक्शन काफ़ी कमज़ोर है। मीन्स अगर डार्क मैटर को हम ये मान ले कि वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करता है, तो मिल्की वे गैलेक्सी के साथ लंबे समय तक टाइडल इंटरेक्शन के कारण क्रेटर 2 को इतना बड़ा कम से कम नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहां ऐसा नहीं था, और जिसकी एक ही वजह हो सकती है कि डार्क मैटर पार्टिकल शायद आपस में भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हो।
हालांकि क्रिएटर 2 के सेंटर और डार्क मैटर के हाई डेंसिटी क्लस्टर्स को सपोर्ट नहीं करता। मतलब कि अगर पार्टिकल्स वहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डार्क मैटर की डेंसिटी को तो हम मेजर कर ही सकते हैं, डार्क मैटर हेलो के अराउंड अबाउट। लेकिन वहाँ ऐसे कोई क्लम्प्स हमें नहीं मिलते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात है कि अगर वास्तव में डार्क मैटर सेल्फ इंटरेक्टिंग पार्टिकल से बना होता तो वहाँ डार्क मैटर हिलो में ज़रूर पार्टिकल्स का आपस में टकराव होता और जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर भी होता, जो कि शायद रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सब कुछ इतना डार्क है, तो मेरा मतलब साइंटिस्ट का इवन वो भी मानते होंगे इस बात को कि डार्क जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो भी शायद डार्क हो, मतलब उसे भी हम शायद मेजर न कर पाते हो। खैर फ्रेंड्स, एक बात तो निश्चित है क्रिएटर 2 की स्टडी के बाद डार्क मैटर उतना इंटरेक्टिव मतलब आपस में इंटरेक्शन शायद वो करता है जैसा हम अब तक समझते आ रहे थे कि उसमें किसी तरह का कोई टकराव नहीं होता और किसी तरह का कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, कम से कम डार्क मैटर के पार्टिकल्स में आपस में। कम से कम इतना सिंपल डेफिनेशन तो अभी नहीं है, आने वाले समय में ये ज़रूर बदलने वाली है। और माइट भी मेरी इमेजिनेशन शायद वर्क भी कर जाए, वहाँ पता लगे कोई हमें डार्क स्टार मिल गया, इवन डार्क गैलेक्सी मिल गई और इवन डार्क सिग्नल भी हमें शायद किसी ना किसी तरीके से उन्हें पकड़ना सीख जाए। खैर फ्रेंड्स, जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये प्रेजेंटेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर ज़्यादा कर लें और बोल दें यार सब्सक्राइब भी कर लो, नया चैनल है। एंड आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।